हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फिजिक्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं सुमित सिंह और आज के दिन हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में वेक्टर चैप्टर को लेके। तो वेक्टर चैप्टर में हम आज के दिन देखेंगे कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज में वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, टेंसर क्या होता है। सबसे खास होगा कि हम इसमें डायरेक्शन जो होंगे वेक्टर के उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा चर्चा करेंगे और सबसे लास्ट में हम आएंगे कि इस टॉपिक पे पॉइंट ऑफ एक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वाले चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? बहुत सिंपल सी बात है कि फिजिक्स में हम जिन क्वांटिटीज के बारे में बातें करते हैं, जिन क्वांटिटीज को पढ़ते हैं, उसी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। मुद्दा ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज जो हम पढ़ते हैं उसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज का क्या पढ़ते हैं। तो सही है कि हम फिजिकल क्वांटिटी का पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, उसको समझते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या करते हैं? अल्टीमेटली हम जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनका मेजरमेंट करते हैं, उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। अब ये मेजरमेंट कैसे भी हो सकता है, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी हो सकता है और ये मेजरमेंट किसी मेजरमेंट मेथडोलॉजी के थ्रू भी हो सकता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज हम किसको कहेंगे? तो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली वो सारी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो ये क्या हुई? ये वो क्वांटिटीज हुई जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात कर लेते हैं। मान लिया हम फोर्स को मेजर कर रहे हैं। ठीक, तो फोर्स को मेजर कर रहे हैं तो फोर्स मैं सपोज दैट से ले लेता हूँ 10 न्यूटन। सही है। अच्छा, स्पीड भी हो सकता है, स्पीड को ले लेता हूँ सपोज दैट 30 मीटर पर सेकेंड। और भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं, बिल्कुल। और मैं ले लेता हूँ सपोज दैट टाइम, सपोज दैट 2 सेकेंड। तो ये सारी क्वांटिटीज, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो फोर्स हो और चाहे वो हमारे लिए स्पीड हो, इन सबको हम फिजिकल क्वांटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको हम बड़े आराम से मेजर कर सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम इसको मेजर करें, चाहे हम इनको अलग से किसी एक्सपेरिमेंट में मेजर करें। ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक फिजिकल क्वांटिटीज के पास आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखें, टाइम के पास 2 सेकेंड, फोर्स के पास 10 सेकेंड और अगर आप स्पीड को देखें तो ये है 30। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज की अगर हम बात करें तो ये सब न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होती हैं इनको हम कहते हैं अपने लिए मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये नंबर हुआ, ये नंबर हुआ, ये सब क्या है? मैग्नीट्यूड। और सबसे लास्ट में आप देखेंगे, आप देखते हैं ये लास्ट वाले टर्म्स को, ये क्या है? सेकेंड, न्यूटन, मीटर पर सेकेंड। इन सबको क्या कहते हैं? इन सबको हम कहते हैं यूनिट्स। क्लियर? तो ये आपका यूनिट हुआ, ये आपका यूनिट हुआ, ये सब हमारे क्या है? यूनिट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को बनाने में इन दो लोगों का यूज होता है। किसका किसका? मैग्नीट्यूड का और यूनिट का। ठीक है, तो अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखना चाहें तो इसका मतलब ऐसे हुआ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनमें क्या क्या होगा? उसमें एक तो मैग्नीट्यूड होगा और एक क्या होगा? यूनिट होगा। तो मैग्नीट्यूड को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? एन से, और यूनिट को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? यू से। अच्छा, यहाँ पे एक खास बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो हमारे लिए मैग्नीट्यूड होता है ना, दैट इज एन, ये डियर हमेशा ही पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, कभी भी जो मैग्नीट्यूड होता है फिजिकल क्वांटिटी का वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम बात करें कि भाई फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में वो क्वांटिटीज की बातें करती हैं जिनको हम अल्टीमेटली मेजर कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड और यूनिट की। जो मैग्नीट्यूड होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं,
और बाकी यूनिट की बात करें तो हम पीछे जो चैप्टर है उसमें यूनिट के बारे में अच्छे से पढ़ रखे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, क्लियर हो गया। चलो आगे बात करते हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा वो इस बात को लेकर होगा कि भाई चलो फिजिकल क्वांटिटी तो जान लिए, अब हमको ये देखना है कि कितनी टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना। तो हमको बात करनी है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें, किसकी? फिजिकल क्वांटिटीज की। तो इनकी टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक बेसिक पैरामीटर होता है जिसके ऊपर हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिसके ऊपर हम टाइप्स की बात करते हैं। वो पैरामीटर क्या है? वो पैरामीटर है कि कौन कौन से एलिमेंट रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। तो हम यहाँ पे पाएंगे कि कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, जैसे हमारे लिए हुआ मैग्नीट्यूड, हमारे लिए हुआ डायरेक्शन, हमारे लिए हुआ प्लेन ऑफ एक्शन, हमारे लिए हुआ पॉइंट ऑफ एक्शन। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्रेस करना हो तो किन किन एलिमेंट की जरूरत पड़ती है? तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं वो हमारे लिए 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के। तो यहाँ पे हमारी फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की हुई? 3 टाइप्स की। ठीक है, तो इन 3 टाइप्स की हमको बात करनी है कि भाई ये जो 3 टाइप्स हैं ये जो है ये कौन है और इनमें हमको किसके किसके बारे में पढ़ना है और क्या पढ़ना है, देखते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो हमने अभी भी बात करी कि कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की ना। तो ये 3 टाइप्स हमने बना लिया। ठीक, अच्छा, अब सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी होती है स्केलर। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर। दूसरी वाली वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? वेक्टर। ध्यान दीजिए इसी के नाम पे चैप्टर का नाम है। और तीसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है वो है टेंसर। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, नॉट इन सिलेबस। सही है? ठीक है, तो हमारी ये सिलेबस में नहीं है। अब एक एक क्वांटिटीज को लेकर बात कर लेते हैं कि स्केलर क्या है। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की नहीं। ऐसी सारी क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, हम उनको क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं अपने लिए स्केलर्स। तो स्केलर कौन सी क्वांटिटी हुई? स्केलर वो क्वांटिटी हुई जिनमें मैग्नीट्यूड की तो जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? मैग्नीट्यूड की। पर अगर हम बात करें तो डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो इस डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, डायरेक्शन की ना पड़े, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? स्केलर। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं टाइम की, हम बात कर सकते हैं मास की, हम बात कर सकते हैं स्पीड की, हम बात कर सकते हैं एनर्जी की। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इन्हीं 3-4 को रखते हैं, बाकी जैसे जैसे चैप्टर्स में आते जाएंगे हम इनको देखते जाएंगे। क्लियर? ओके, अब आते हैं वेक्टर के ऊपर। अगर आपको वेक्टर को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है तो यहाँ पे डियर 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। उनका नाम जरा ध्यान से सुने, मैग्नीट्यूड, उसके साथ साथ डायरेक्शन, उसके साथ साथ पॉइंट ऑफ एक्शन। तो 3 फिजिकल पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है जिसको यूज करके हम वेक्टर के बारे में कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो क्या क्या हमने नाम लिया उसकी बात कर लें। तो सबसे पहले तो हमने पहला वाला जो लिखा था उसी का नाम लिया, दैट इज मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। साथ साथ ऐसा नहीं कि इसके बिना भी काम चल जाएगा, साथ साथ किसकी जरूरत पड़ती है? हमको जरूरत पड़ती है डायरेक्शन की। ठीक है, डायरेक्शन के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट हमको जरूरत पड़ती है पॉइंट ऑफ एक्शन की। पॉइंट ऑफ एक्शन, तो इन 3 चीजों की हमको जरूरत पड़ती है। अब हम देखेंगे अलग अलग कि भाई ये मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एक्शन में मैग्नीट्यूड तो देख लिया, आगे के हमारे जो डिस्कशन होंगे वो इसी डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एक्शन को लेके होंगे। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में हम देखें तो इसके एग्जाम्पल में कई सारे एग्जाम्पल में आ सकते हैं, जैसे पहला फोर्स आ सकता है, आगे बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आ सकता है,
नहीं। आगे बात करें तो हमारे लिए आ सकता है वेलोसिटी ना, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, तो मैंने यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लिख लिए। अब बात करते हैं टेंसर की। ठीक है, अभी टेंसर की बात करें तो जैसा हमने पहले ही बात कर रखा है कि ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिर भी इनको अगर देखना है तो इनकी अगर हम बात करें तो टेंसर बेसिकली वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो ना तो स्केलर होती हैं और ना ही वेक्टर होती है। तो इनको हम ऐसे बोल सकते हैं नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं जो ना तो स्केलर हो ना तो वेक्टर हो। जाहिर सी बात है किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो हमारे लिए कैटेगरी में आ जाएगा टेंसर। अच्छा, इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है हमारे लिए स्ट्रेस। क्लियर। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी बातें इसमें ऑफ द ट्रैक जाके करना चाहें तो होता क्या है, ये जो टेंसर क्वांटिटीज होती हैं इसको बताने के लिए हमको 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं, बस इसके बारे में हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। क्या क्या वो जरा देख लें। तो पहला तो इसमें भी जरूरत पड़ती है मैग्नीट्यूड की, दूसरा इसमें जरूरत पड़ती है डायरेक्शन की, जैसा अभी तक जरूरत पड़ रही है वेक्टर में। तीसरा इसमें हमको एक प्लेन की जरूरत पड़ती है जिसमें हमारा ये जो टेंसर क्वांटिटी है वो एक्ट करता है। तो 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, पर जैसा कि मैंने पहले बताया इसको नहीं पढ़ना है इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया स्केलर क्या है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े। वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एक्शन की जरूरत पड़े, वेक्टर कहते हैं। और टेंसर क्या हुआ, टेंसर वो क्वांटिटी जो ना तो हमारे लिए स्केलर है ना ही वेक्टर है, इनको हम क्या कह लेते हैं, टेंसर। क्लियर है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं वेक्टर के भीतर जो हमने अभी बात कही थी कि भाई हमको डायरेक्शन देखना है। अभी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन दिखाने के लिए आप देखेंगे कि 3-4 तरीके हैं जिसका यूज करके हम अच्छे से किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को दिखा सकते हैं। अब वो तरीके जरा देख लें। इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपने देखा होगा कि जब भी हम मैप वगैरह को रीड करते हैं तो वहाँ पे वो क्रॉस टाइप का आपको डायरेक्शन बना के दिखाया होता है ना। तो वो वाला जो तरीका है वो हम अक्सर डायरेक्शन बताने के लिए यूज करते हैं। तो वो तरीका क्या है डियर, उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऐसे आपको एक 2 लाइनें क्रॉस होते हुए दिखती हैं ना। इसमें ऐसे ऐसे एरो बना होता है और हमको बताया जाता है कि इसमें किस तरफ ईस्ट है। तो इस तरफ बताया जाता है कि ईस्ट है ना, इस तरफ बताया जाता है वेस्ट है, इस तरफ बताया जाता है नॉर्थ है, और इस तरफ क्या बताया जाता है, साउथ है। आई विश कि सब लोग जानते होंगे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मुद्दा ये आता है कि तब क्या हो जब इन पर्टिकुलर 4 डायरेक्शन के अलावा कोई डायरेक्शन है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मैं कह लूँ आगे पॉइंट बताने से या अगले पॉइंट की बात करने से पहले, यहाँ पे अपवर्ड डाउनवर्ड के साथ थोड़ी दिक्कत है। यहाँ पे अपवर्ड डाउनवर्ड बोलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है ना। देखेंगे कि उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्या हुआ कि अपवर्ड डाउनवर्ड इसके यहाँ पे नहीं बोल रहे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि तब क्या हो जब हम इन 2 डायरेक्शन, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि आप कह लेते हैं कि भाई कोई एक डायरेक्शन है जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, हम उसको क्या बोलेंगे। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को दिखाने के लिए मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। मान लो एक डायरेक्शन है ऐसा, ठीक है। अच्छा, इस डायरेक्शन के साथ खासियत जरा आप देखो क्या है। इस डायरेक्शन की खासियत ये है कि ना तो वो एग्जैक्टली ईस्ट में है ना ही नॉर्थ में है। तो अब हम इसको कैसे बताएं, तो इसमें ध्यान दे बेटा क्या करना होता है। यहाँ पे हमको जो भी वेक्टर होता है, यानी जो भी हमको डायरेक्शन दिखाने वाला इंडिकेटर होता है, उसको हम देखते हैं कि 4 क्वाड्रेंट में। और 4 क्वाड्रेंट की बात करें तो हालांकि इसके बारे में हम पीछे जो है मैथमेटिकल टूल्स करके जो टॉपिक है उसमें देखेंगे, फिर भी आप यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, ये सबको मालूम है। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेंट होते हैं, इन क्वाड्रेंट में हम अपने जो भी डायरेक्शन होता है
गिवन डायरेक्शन के अलावा उसको देखते हैं कि वो फाइनली किस कोऑर्डिनेट में पास कर रहा है, और जिस कोऑर्डिनेट में पास कर रहा होगा उसके दोनों डायरेक्शन का हम नाम यूज कर लेते हैं। सबसे पहले वर्टिकल वाला डायरेक्शन यूज कर लेते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल वाला। जैसे अभी जो हमने वेक्टर लिखा है उसको अगर हम देखें तो ये जो फाइनली आप देखेंगे, अगर हम इसको बढ़ाएं तो फाइनली ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पहुंच रहा है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसके किसके नाम के साथ बना हुआ है, नॉर्थ और ईस्ट के साथ। तो हम सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, नॉर्थ, और उसके बाद किसको लिखेंगे, ईस्ट। तो ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ऐसे आप देखो, अगर मैं ये डायरेक्शन आपको दिखाऊं, ये डायरेक्शन, तो देखो आप साउथ और ईस्ट के बीच में आया है फाइनल कंडीशन में, तो यहाँ पे बोलेंगे हम साउथ वर्टिकल, ईस्ट हॉरिजॉन्टल। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो जरा एक बार ध्यान से देखें। कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट, जरा देखें। अगर कोई कहे कि मुझको सपोज दैट इस डायरेक्शन को दिखाना है, ये डायरेक्शन, अब इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, देख के लग रहा है कि भाई साउथ वेस्ट होगा, पर नहीं। इसको ध्यान से देखें, अगर आप इसको फाइनली जो है आगे बढ़ाएं, इसको फाइनली प्रोपोगेट करें, तो आपको मान चलेगा कि ये अल्टीमेटली फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाता है, और चूंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाता है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, नॉर्थ ईस्ट। आई विश कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम इस डायरेक्शन को जो दो फिक्स डायरेक्शन के बीच में आ रहा है उसको हम कैसे दिखाते हैं। जैसे एक आध एग्जांपल मैं और ले लूँ, अगर मुझको इस डायरेक्शन को दिखाना हो तो ये फाइनल सेकंड कोऑर्डिनेट में चला गया, नॉर्थ वेस्ट। ठीक। अच्छा, मुझको अगर इस डायरेक्शन को दिखाना हो, इसको बढ़ाएंगे, किसमें आएगा, ईस्ट साउथ के बीच में, तो इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। क्लियर है। तो इस तरीके से हम ये डायरेक्शन दिखा देते हैं। तो ये तो एक डायरेक्शन हो गया, एक तरीका हो गया डायरेक्शन दिखाने का। ठीक है। अगले तरीके की अगर हम बात करें तो अगला तरीका होता है हमारा एक्सेस सिस्टम का। क्या देखें, एक्सेस सिस्टम की हम बात जानते हैं कि भाई एक्सेस सिस्टम क्या होता है। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक्सेस सिस्टम होता है, जिसमें 3 एक्सिस आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, उन एक्सिस का यूज करके हम डायरेक्शन बताते हैं। जरा देखिए कैसे। मान लिया मेरे सामने ये एक एक्सिस है, एक ये एक्सिस है, और एक ये एक्सिस। तो 3 एक्सिस आपके सामने ये दिख रहा है। क्लियर है। अच्छा, ये होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, ये होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई, ये होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड। हम ये भी जानते हैं कि इसके उल्टे साइड में इनके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन होंगे। जैसे उल्टे साइड में अगर आप एक्स का नेगेटिव देखना चाहें तो ये है एक्स का नेगेटिव, ये है वाई का नेगेटिव, और ये है जेड का नेगेटिव। तो यहाँ बोलेंगे माइनस एक्स, इसको बोलेंगे माइनस वाई, इसको बोलेंगे माइनस जेड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप जरा देखें, अभी कोई ऑब्जेक्ट ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि भाई वो ऑब्जेक्ट जो ईस्ट की तरफ जा रहा है उसका डायरेक्शन हुआ हमारे एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन। वैसे ही अगर कोई वेस्ट जा रहा है तो हम कहेंगे एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन। सिमिलरली नॉर्थ जा रहा है तो इस तरफ, और अगर कोई साउथ जा रहा है तो वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक और हमारे पास डायरेक्शन का ऑप्शन बच जाता है। अगर हम जेड एक्सिस की बात करें तो ये अपवर्ड का हमको डायरेक्शन दिखा देगा फिलहाल ना, अपवर्ड, और ये माइनस ये दिखा देगा डाउनवर्ड। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक्सेस सिस्टम का यूज करके भी क्या बता सकते हैं, डायरेक्शन के बारे में बता सकते हैं। क्लियर। तो हमने नॉर्मल डायरेक्शन देखा, और हमने यहाँ पे देखा एक्सेस सिस्टम का यूज करके डायरेक्शन। ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे, हमने जो अभी ये डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट देखा ये वाला, इसकी कमी के ऊपर। तो वहां से कमी देखेंगे और वहां से कॉन्सेप्ट बनाएंगे। देखिए जरा क्या है कमी। अगर मान लिया कि मेरे पास कोई डायरेक्शन है, और सपोज दैट मैं यहाँ पे उस डायरेक्शन को दिखाऊं। जैसे मान लो ये मेरा डायरेक्शन है ईस्ट, ये है मेरा नॉर्थ, ये है वेस्ट, और ये है साउथ, जैसा कि हमने अभी पीछे बात करी। अभी कोई कहे कि आप जरा इस रेड वाले और आप जरा ये ब्लू वाले का डायरेक्शन बताओ। अच्छा, ये तो बहुत गड़बड़ हुई। अच्छा, यहाँ तक तो गड़बड़ थी ही, कोई एक और डायरेक्शन खींच दिया और कहा कि ये डायरेक्शन बताओ। 3 डायरेक्शन है, ब्लू, रेड और ग्रीन। चलो, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, भाई ब्लू भी नॉर्थ ईस्ट, और ये जो रेड है वो भी नॉर्थ ईस्ट ना। लेकिन ये कैसे हो सकता है, दो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में कैसे हो सकते हैं, जबकि आप देखो कि आप अगर ध्यान से देखो तो ईस्ट और नॉर्थ, इसके बीच में इन्फिनाइट डायरेक्शंस हो सकते हैं, इन्फिनाइट डायरेक्शन। जिसका मैंने 2 एग्जांपल लिया, ये
ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई करें, तो रेक्टिफिकेशन के ऊपर चलते हैं, कैसे हम हटाएं उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि भाई ये नॉर्थ ईस्ट और ये भी नॉर्थ ईस्ट, दो डायरेक्शन सेम नहीं हो सकते, तो उसको हम कैसे दिखाते हैं। उसमें बेटा ध्यान दें इसको, इस बात को जो कि इम्पोर्टेंट है, इसमें हम एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन का यूज करते हैं और उससे बनने वाला एंगल का यूज करके डायरेक्शन दिखाते हैं। जैसे आप रेड वाले को ध्यान से देखें, मान लिया ये एंगल जो आपको दिख रहा है, ये एंगल ये है, सपोज दैट अल्फा डेविएट, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे वो देखें। इसका अगर मुझको डायरेक्शन बताना हो तो मैं इसका डायरेक्शन बताऊंगा कि भाई इसका सेंस देखेंगे बेटा, ये इधर होता है क्लॉकवाइज ना, इस देखें अगर ये सेंस होता है क्लॉकवाइज, ये सेंस होता है काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ना, तो मैं सेंस का यूज करता हूँ। और एक बात ध्यान से देखिएगा, जो क्लॉकवाइज सेंस होगा, क्लॉकवाइज, इसमें जब भी हम एंगल को यूज करते हैं तो उसको हम साइन कन्वेंशन में निगेटिव से दिखाते हैं, और जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, पॉजिटिव। ये हमको मालूम रहता है, ठीक है। अगर ये मालूम है तो देखिए जरा, हम इस रेड वाले का डायरेक्शन दिखा रहे हैं, कैसे दिखाएंगे। तो मैं कहूंगा कि काउंटर क्लॉक वाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज अल्फा एंगल है किससे, ईस्ट से। क्लियर बेटा। तो आप देखिए मैंने क्या करा, मैंने एक फिक्स डायरेक्शन ईस्ट लिया, उससे एंगल की बात करी और ये भी बताया कि सेंस क्या है। अच्छा, इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है क्या, कि मैं इसको ऐसे लिख लूँ, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस अल्फा फ्रॉम ईस्ट, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम एंगल की बात कर सकते हैं और एंगल का यूज करके डायरेक्शन बता सकते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ब्लू वाले को देखें, ब्लू वाला अगर मान लेते हैं एंगल बीटा है, तो ब्लू वाले का जो डायरेक्शन होगा उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, वो होगा, अब फिर से देखें, काउंटर क्लॉकवाइज है, तो काउंटर क्लॉकवाइज बीटा एंगल कहाँ से, ईस्ट से, बहुत से, ठीक है। अगर इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बीटा कहाँ से, ईस्ट से, तो ये दूसरा तरीका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम ग्रीन वाले की बात करें तो ग्रीन वाले के लिए मान लेते हैं ये एंगल है गामा सपोज है, तो इसके लिए कैसे बताएंगे, जो है हमारे ये सेंस अगर आप देखें तो ये आपको दिख रहा होगा क्लॉकवाइज, तो हम कहेंगे इसको क्लॉकवाइज कितना एंगल बनाया है, गामा, किससे बनाया है, ईस्ट से। ये हो गया डायरेक्शन। अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो क्लॉकवाइज, ध्यान दीजिए कैसा डायरेक्शन होगा, नेगेटिव, तो माइनस गामा इससे, ईस्ट से, सही है। अच्छा, अब आप देखें ऐसा नहीं कि कोई ईस्ट ही जो है हमारा फिक्स है। अब जैसे देखो, आप नॉर्थ ईस्ट, ये जो ब्लू वाला डायरेक्शन है उसको अगर सपोज दैट आप यहाँ से दिखाते, ये, तो ये कितना हो जाता है, इस एंगल की बात कर लो, ये हो जाता है टोटल 90, ये टोटल एंगल जो है यहाँ से आप देखें जरा, इस एंगल की मैं बात करूँ, ये टोटल एंगल है 90, उसमें से ये एंगल बीटा हम निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस बीटा, तो टोटल 90 में से हमने क्या निकाल लिया, बीटा, ये एंगल मिल गया। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इस वाले डायरेक्शन को कि भाई अब अगर हम नॉर्थ से बताएं तो जरा सेंस देखिए क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव से, तो नेगेटिव 90 माइनस बीटा एंगल है किससे, नॉर्थ से। क्लियर बेटा। तो इस तरीके से हम किसी भी डायरेक्शन बता सकते हैं। जैसे अगर आप ग्रीन को देखें तो ग्रीन को मैं ऐसे बता सकता हूँ, अगर आप इसको देखें तो ये कितना हो गया 90 माइनस गामा, तो ग्रीन वाले का जो डायरेक्शन है वो कैसे लिखा जा सकता है, वो अगर हम देखें तो हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज है, तो 90 माइनस गामा जो कि प्लस होगा किससे, साउथ से ना। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन दिखा सकते हैं। तो मिला जुला के हमने अभी क्या कॉन्सेप्ट बनाया, एंगल का यूज करके हम क्या बता सकते हैं, बड़े आराम से एग्जैक्ट डायरेक्शन बता सकते हैं और फिर हमको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं सबसे आखिरी वाले पॉइंट का, जिसका नाम है साइन कन्वेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हेडिंग इसमें हम छोटा सा डालेंगे, डायरेक्शन की ही बात करें, ये है साइन कन्वेंशन। क्या है, साइन कन्वेंशन। अभी साइन कन्वेंशन में क्या करते हैं, इसमें 2-3 पॉइंट है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें हम डायरेक्शन की बात करते हैं
कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें क्या होगा, जिस एक्सिस के अलॉन्ग आप जाओगे, जैसे आप एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन देख रहे हो तो उसको प्लस के साथ रिप्रेजेंट कर देना है, माइनस डायरेक्शन में देख रहे हो तो माइनस, ऐसे ही वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस के साथ, नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव के साथ ना। तो यहाँ पे क्या करना है, पुट साइन ऑफ corresponding एक्सेस, पुट साइन ऑफ करस्पॉन्डिंग एक्सेस। ठीक है, इस वजह देखते हैं। मान लिया हमारे पास एक एक्सिस है y और ये एक्सिस है x। ठीक है, इधर प्लस होता है, सबको मालूम है इधर माइनस होता है, ऐसे इधर प्लस होता है और सबको मालूम है इधर क्या होता है, इधर होता है माइनस। ठीक है, अब मान लो मेरे पास कोई एक वेक्टर है और वो वेक्टर है सपोज दैट वेलोसिटी। अभी देखो आप वो किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, अगर आप उसको देखो तो ये प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इंडिकेट कर रहा है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे साइन की बात करेंगे। अच्छा, साइन मतलब यहाँ प्लस अगर लिखना चाहे तो लिख लें, अदरवाइज नहीं लिखने का मतलब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस लगा लिया। ठीक है, तो आगे से हम प्लस नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप देखो अगर वेलोसिटी इस तरफ होता, इस तरफ होता तो नेगेटिव डायरेक्शन में है, क्लियर, ये नेगेटिव डायरेक्शन में। और अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेलोसिटी लिख लेंगे जो इसका मैग्नीट्यूड दिखा देगा, लेटर वी, और इसके आगे क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन। आप समझ गए होंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एक्सेलेरेशन का। मान लिया एक्सेलेरेशन वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो उसको हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, लेकिन उसके आगे क्या लगा देंगे, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस लगा देंगे। इसी तरीके से अगर ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये मान लेते हैं एक्सेलेरेशन है तो हम इसको प्लस रहने देंगे। तो आप कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है और वो ये कि यहाँ पे साइन कन्वेंशन से डायरेक्शन बताना हमारे लिए तब इफेक्टिव होता है जब हमारे लिए डायरेक्शन केवल एक एक्सिस के अलॉन्ग हो ना, तो ये इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव मतलब ये तभी काम आता है तब जब केवल एक एक्सिस इन्वॉल्व हो, ओनली वन एक्सिस इज involved in डायरेक्शन। तो या तो वो x हो या केवल y हो या केवल z हो। इसका मतलब जरा समझते हैं। या देखो आप, मान लिया कि हमारे सामने कोई एक एक्सिस सिस्टम है और मुझसे बोला गया है कि भाई मैंने फोर्स सॉल्व किया, और जब फोर्स सॉल्व किया तो जो है वो हमारे लिए आ गया ऐसे, सपोज दैट F, और मान लो कि वो जो F है वो इस तरफ आया। अच्छा, वो इस तरफ भी तो हो सकता है क्योंकि इस तरफ भी F है। तो अगर आपने F बोला ना, आपने F बोला और वो पॉजिटिव बोला, और पॉजिटिव बोला तो कितने पॉसिबल डायरेक्शन हुए, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है ना इधर, और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब अगर हम दो डायरेक्शन के लॉन्ग मोशन देख रहे हैं तो, या दो डायरेक्शन के लॉन्ग डायरेक्शन देख रहे हैं तो, दो डायरेक्शन से मेरा मतलब है एक्सिस से, तो हमारे लिए ये पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा कंफ्यूज करेगा कि वाई एक्सिस का पॉजिटिव या एक्स एक्सिस का पॉजिटिव। इसीलिए ध्यान देना है केवल एक एक्सिस के लॉन्ग हमको बात करनी होती है इस केस में। तो अगर कोई एफ बोल दे और कह दे ए लॉन्ग प्लस एक्स एक्सिस, अब ये कंफर्म हो जाएगा, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, हमारा फोर्स कौन सा है, ये वाला। ऐसे ही कोई ये कह दे कि भाई एक्सेलरेशन है, हाँ वो नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, लेकिन अलोंग किस तरफ है, वाई एक्सिस, और कोई एक्सिस का लॉन्ग है, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि भाई हमारा एक्सेलरेशन किस तरफ है, इस तरफ। क्लियर। तो इस तरीके से आप समझें कि अगर कोई एक एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हमारे लिए इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये कॉन्सेप्ट कर लिया। अब हम अगला कॉन्सेप्ट इसमें देखेंगे और इसका नाम होगा हमारे लिए पॉइंट ऑफ एक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होता है इसको जरा समझें। तो डियर, पॉइंट ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो पॉइंट ऑफ एक्शन पे वेक्टर बहुत बार डिपेंड करता है, बहुत ही मेजॉरिटी के साथ उस पर डिपेंड करता है। उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ब्लॉक ले लेते हैं। ठीक है, एक ब्लॉक है हमारे पास, ये कुछ ऐसा ब्लॉक है, और इस ब्लॉक की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे कुछ रखा गया है। ठीक है, तो ये एक
हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर ये ब्लॉक रखा गया है। अब हमसे किसी ने कहा कि इस पर फोर्स लगा के इसको खींचो ना, तो हमने फोर्स लगाया। मान लेते हैं फोर्स मैंने ऐसे लगाया, ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये फोर्स लगा है मान लिया उस पॉइंट को ए, ठीक है। तो अब जरा देखो यहाँ पे ये जो फोर्स है वो किस पॉइंट पे एक्शन कर रहा है, ए पॉइंट पे, इसलिए उस ए पॉइंट को क्या कहेंगे, इसका पॉइंट ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे ए जो है वो क्या हुआ, ए जो हुआ वो हमारे लिए पॉइंट ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखो अगर हम फोर्स मान लो ऐसे लगा देते, ये फोर्स ऐसे लगाया पर अब की बार बी पॉइंट पे लगाया ना, तो इस एफ फोर्स के लिए बी क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ एक्शन। ऐसे ही आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट, जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगाते हो, जैसे मान लिया इस पर इस कंडीशन में फोर्स लगाया सी पॉइंट पे, तो सी क्या हो गया हमारे लिए पॉइंट ऑफ एक्शन। तो किसी बॉडी के ऊपर जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी अप्लाई होती है तो किसी न किसी पॉइंट पे होती है, और जिस पॉइंट पे वो वेक्टर क्वांटिटी अप्लाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस आपको शुरुआत में नहीं दिखेगा। शुरुआत में हम क्या पढ़ेंगे, शुरुआत में पढ़ेंगे पार्टिकल फिजिक्स। हाँ, इसका नाम ही है पार्टिकल फिजिक्स। तो यहाँ पे हम पाएंगे कि जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ एक्शन है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ये हमेशा होता है, पर इसका बहुत ज्यादा रोल आपको नहीं दिखेगा पार्टिकल फिजिक्स में। लेकिन जब हम रिजिड बॉडी फिजिक्स देखेंगे, जहाँ पे आप पाएंगे कि भाई आपकी जो बॉडी है वो रोटेट भी हो सकती है, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ एक्शन होगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ऐसा क्या खास हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली बार मिलेंगे तो कुछ हम और टॉपिक की बात करेंगे जो कि इसी का सक्सेशन होगा। यहाँ तक के टॉपिक में कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे उसमें हम देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ कंडीशन में हम अपना जो अटेंशन है वो कहाँ पे लगाएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।